हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर नंबर 14 हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ये हमारा अमीन्स के बाद 5th चैप्टर है। ठीक है, जैवाणु बायोमोलिक्यूल्स पे अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3rd लेक्चर, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स एवं उनका वर्गीकरण भाग 3। अपने आप में बायोमोलिक्यूल्स में जो आपका चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, साथ में आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जितनी भी शुगर्स होती है सबके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम उसी के वर्गीकरण को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण का 3रा भाग होगा। अब पहले के जो हमने लेक्चर्स किए, तो मैं 2nd लेक्चर की बात करूं तो वहां पर हमने जो पूरी कहानी पढ़ी थी, हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ी थी। तो आपको पता है कि ग्लूकोज की हमने वहां पर स्ट्रक्चर भी बनाया था, ठीक है, और ग्लूकोज की हमने चक्रीय संरचना भी वहां पर देखी थी। आज हम कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे ग्लूकोज आपकी एक शर्करा होती है, ऐसे ही हमारे पास में फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारी भी शर्कराएं होती है और इन्हीं का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स एवं उनका वर्गीकरण भाग 3। मोनोसैकेराइड्स में हम अभी तक ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पहले हम फ्रक्टोज के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। और इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर विथ अ टॉपिक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नाम के ब्रैकेट में लिखा है जल, इसका नाम है फल शर्करा। ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब कि ये एक ऐसी शक्कर है जो आपको फ्रूट से मिलती है। इसका मतलब ये प्राकृतिक है और हमेशा ही आप देखोगे कि ये शर्करा आपकी फलों और सब्जियों में पाई जाती है। तो मैं पहली चीज क्या लिखूं फ्रक्टोज के बारे में? देखिएगा, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? सामान्य सूत्र, अगर हम इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो C6H12O6। ठीक, जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्योंकि आपकी जो सुक्रोज होती है, जब आप उसका जल अपघटन करते हो तो आपको ये फ्रक्टोज और क्या मिलती है? फ्रक्टोज और सुक्रोज से आपको वहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन करते हो। और सुक्रोज भी क्या है? वो भी आपकी एक तरह की शर्करा है, शुगर है। सामान्य सूत्र समझ में आया? सिंपल था। आगे बढ़ती हूं। मैंने बोला यह एक प्राकृतिक शर्करा है जो किस में पाई जाती है? फलों में और सब्जियों में पाई जाती है। तो ये जो आपकी शुगर है ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में मिलेगी। तो यह हमारी एक प्राकृतिक शर्करा है जो किस में पाई जाती है? फलों एवं सब्जियों में पाई जाती है। इतना क्लियर? नेचुरल शुगर है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मिलेगी। तीसरी बात, सुक्रोज के जल अपघटन से हम इस फ्रक्टोज को, जिसको हम फल शर्करा कह रहे हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन से हम फ्रक्टोज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात मैंने बोली और ये मैं आपको बता भी चुकी हूं। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से आपको बताती हूं कि सुक्रोज होती है आपकी C12H22O11। ठीक है, ये क्या है? ये होती है हमारी सुक्रोज। ठीक, इस सुक्रोज का क्या करो? जल अपघटन करो। जल अपघटन करना मतलब इसमें आप H2O डाल दो। तो आप इसका क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो इसका जल अपघटन।
अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इस सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों ही एक समान है ना, तो दोनों ही एक जैसे हैं और फॉर्मूला भी सेम है। तो बच्चों एक को नाम दे दो ग्लूकोज और एक को नाम दे दो फ्रक्टोज। तो कोई हमसे पूछा कि ग्लूकोज कैसे बना तो हम कहेंगे ग्लूकोज हमारे सुक्रोज के जल अपघटन से बना। कोई हमसे पूछेगा कि फ्रक्टोज हमने कैसे बनाया तो हम कहेंगे फ्रक्टोज को भी हमने कैसे बनाया, हमने इस C12H22O11 जो कि हमारी सुक्रोज होती है उसके जल अपघटन से बनाया। तो बनाने का तरीका आसान, सुक्रोज का कर दो जल अपघटन और सुक्रोज का जल अपघटन करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल आपको फ्रक्टोज का मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो हम यहां से ये चीजें समझे कि ये फल शर्करा है, नेचुरल होती है, सुक्रोज के हमें जल अपघटन से मिलती है। तीसरी बात, ये जो बच्चों आपका फ्रक्टोज है ये आपका कीटो हेक्सोज है। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन की चेन होगी और वहां पर मैं बोल रही हूँ कीटो, तो कीटो मतलब कीटोन ग्रुप लगा होगा, मैं यहां पर बोल रही हूँ कीटो हेक्सोज। पहले मैं कहती थी एल्डो हेक्सोज, तो एल्डो हेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटो हेक्सोज का मतलब हमारा कीटोन ग्रुप होगा। तो देखो हम ये बोलेंगे कि फ्रक्टोज हमारी एक कीटो हेक्सोज, क्या है, फ्रक्टोज हमारी एक कीटो हेक्सोज है। इतना क्लियर? कीटो हेक्सोज का मतलब है कि हेक्सो मतलब यहाँ पर 6 कार्बन तो होंगे लेकिन ग्रुप कौन सा होगा, एक जगह आपका कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होगा। तो देखते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है उसका आप संरचना कैसे बनाते हो। तो ग्लूकोज जो है आपको पता है क्योंकि इसके अंदर ध्रुवित ध्रुवकर्ता का ग्रुप है, क्योंकि इसका ध्रुवीय जो है ये प्रकृति इसके अंदर है, तो हमेशा आपको डी, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के रूप में, जैसे ग्लूकोज मिलता था फ्रक्टोज भी आपको अल्फा डी और बीटा डी के रूप में मिलेगी। और इसका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे वो आपको एक पूरी रिजु श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं। तो बच्चों फ्रक्टोज में आप देखोगे कि ये जो होती है ना, ये आपके कार्बन परमाणुओं की एक रिजो श्रृंखला होती है। फ्रक्टोज हमारे कार्बन अणुओं की रिजो श्रृंखला होती है। अब इस रिजो श्रृंखला में आप क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपका जो सेकंड वाला कार्बन है, जो सेकंड वाला कार्बन है उस पे आपको हमेशा एक कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा। सेकंड वाले कार्बन पे हमारा क्या होता है, सेकंड वाले कार्बन पे बच्चों हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। तो अगर मैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे यहां लेना पड़ेगा CH2OH, यहाँ हो जाएगा हमारा कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये हो जाता है हमारा OHH, ये हो गया हमारा HOH, ये हो गया हमारा HOH और इधर आ जाता है आपका CH2OH, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी माइनस माइनस फ्रक्टोज। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डी माइनस माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। कार्बन की काउंटिंग करो तो 6 कार्बन है और जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है ना उस पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये किसकी संरचना होती है, ये आपके फ्रक्टोज की संरचना होती है। अब क्या होता है, जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे आपको ऑब्टेन होता है। तो देखिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसे होता है, ये हमारे पास में फ्रक्टोज की दोनों रचनाएं गिवन है। तो बच्चों ये जो फ्रक्टोज की आपकी रचना है ना ये किस स्ट्रक्चर से आई है, ये आपके फ्यूरेन नाम के स्ट्रक्चर से आई है, ठीक है। अभी फ्यूरेन नाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर O, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। 5 यहाँ पर हम रिंग को हम 5 डायमेंशनल रिंग बनाते हैं, जैसे बेंजीन की हमारी 6 वाली रिंग होती है तो यहाँ पर हम 5 वाली रिंग बनाते हैं। पेंटा जो होता है वो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेन नाम देते हैं, ठीक है। अब इस फ्यूरेन से ही हमारा क्या बनता है, 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, अल्फा डी माइनस माइनस
फ्रक्टोफ्यूरेनोस, क्या बोलेंगे, अल्फा डी माइनस माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और सेकेंड होता है आपका बीटा डी माइनस माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, एक स्ट्रक्चर अल्फा, एक स्ट्रक्चर आपका बीटा। जब हम ग्लूकोज की बात करते थे तो वहां पे हम अल्फा डी और बीटा डी कहते थे, लेकिन फ्रक्टोनोज में हमको माइनस लगाना है। माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके त्रिविम गुणों के कारण ये आपका डेक्स्ट्रो और लीवो स्ट्रक्चर देता है। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। पोजिशन पे क्या डिफरेंस होता है कि जो आपका यहाँ पर CH2OH और OH ग्रुप है, सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन में आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन पे डिफरेंस है। जो आपका अल्फा वाला स्ट्रक्चर है उसमें CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखो आपका सिमिलर है, OHH HOH CH2OH। यहाँ पर आप इसका ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन में आपका डिफरेंस है, OH ऊपर है CH2OH नीचे है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये आपका बीटा वाला स्ट्रक्चर हुआ। तो आप देखोगे कि फ्यूरेन जो होगा वो स्ट्रक्चर आपको फ्रक्टोज के 2 स्ट्रक्चर देगा, एक का नाम होगा फ्रक्टोफ्यूरेनोस और एक का नाम होगा बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो 2 स्ट्रक्चर हुए और दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव वाले हैं, मतलब ये आपके लीवो स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होती है, ये होती है बच्चों आपकी फ्रक्टोज की संरचना। तो ये थी आपकी फ्रक्टोज की संरचना जिसमें हमने देखा अल्फा और उसका बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर ही फ्रक्टोज आपको कैसे ऑब्टेन हुआ बच्चों, फ्रक्टोज आपको फ्यूरेन से ऑब्टेन हुआ। ये आपकी फ्यूरेन की स्ट्रक्चर होती है और फ्यूरेन से ही हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में डिफरेंस किया। एक जगह आपका CH2OH आया, एक जगह आपका OH आया, और यहाँ पर ऊपर OH नीचे CH2OH। तो जो डिफरेंस हुआ वो सिर्फ कार्बन की पोजीशंस में हुआ, और एक हो गई आपकी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोन और दूसरा होगा आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोन। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये आपका लीवो स्ट्रक्चर है और फ्यूरेन से ही आपको फ्रक्टोफ्यूरेनोस ऑब्टेन हुआ। तो ये था आपकी फ्रक्टोज की संरचना कैसे होती है। डायसैकेराइड्स। अब डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड का मतलब होता है कि 2 सैकेराइड ग्रुप इसमें होंगे, और जो आपके डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स हैं या टेट्रासैकेराइड्स हैं, इन सबको हम कंबाइनली ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और अगर 4 से ज्यादा हुआ तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, उसको हम पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट डायसैकेराइड्स। तो यहाँ पर तो बच्चों ये डायसैकेराइड्स में अभी हम इंपॉर्टेंट शुगर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इन इंपॉर्टेंट शुगर में आएगी हमारी फ्रक्टोज हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं, हम माल्टोज और लैक्टोज की बात करेंगे। ठीक है, तो डायसैकेराइड्स जो हैं इनके बारे में आप पहले थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हो, लेकिन अब डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। डायसैकेराइड्स जो हैं, अगर आपने किसी तनु अम्ल की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन किया तो आपको हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर 2 सामान्य रूप से एक जैसी इकाइयां हमको मिल रही हैं तो वो हमारी कौन सी यूनिट्स हुई, वो हमारी डायसैकेराइड्स यूनिट हुई। तो हम बोलेंगे इनका निर्माण जल अपघटन द्वारा तनु अम्ल की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, तनु अम्ल की उपस्थिति में इनका निर्माण होता है। इसके अलावा ये आपको सुक्रोज के जल अपघटन से मिलता है। अभी अभी मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी कि मैंने सुक्रोज का जल अपघटन किया, लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या है कि तनु अम्ल आप लोगे तो दोनों इकाइयां जो होगी वो आपको अलग अलग मिलेगी। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपको मिलेगी अगर आप किसी भी एक डायसैकेराइड यूनिट का जल अपघटन करते हो। इसके अलावा बच्चों आप ये देखोगे कि अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, कोई भी आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, अगर ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ आबंधित है, एल्डिहाइड आपका होता है CHO ग्रुप, कीटोन होता है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अगर कोई भी शुगर आपकी इनके साथ आबंधित है, ठीक है, और एक होगी आपकी एल्डिहाइड कीटोन, उसमें आप ये देखोगे कि ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से मुक्त होगी।
एल्डिहाइड कीटोन से मुक्त। तो अगर कोई शर्करा आपकी ऐसी है जिसमें कोई प्राकृतिक समूह, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन एक में आबंधित है और एक में नहीं है, तो आप इसको बोलोगे कि इस शुगर को हम कहेंगे अनावयी शर्करा। क्या बोलेंगे इसको? अनावयी शर्करा। और इसको हम बोलेंगे अपवयी शर्करा। तो दो तरीके की शुगर्स आपके पास में हो गई, एक अनावयी एक अपवयी। और इनको हम कब बोलेंगे कि अगर किसी शुगर में आपका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो आबंधित है, तो वो समूह होता है आपका अनावयी। अगर ये समूह आपका नहीं है, ये समूह से मुक्त है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो अपवयी शर्करा है। क्लियर इतना? अब आपने देखा कि जो आपका ग्लूकोज है वो आपके दो स्ट्रक्चर्स बनाता है, फ्रक्टोज जो है वो भी आपके दो स्ट्रक्चर्स बनाता है। हमने दो चक्रीय संरचनाएं देखी, एक आपकी D+ थी और दूसरी आपकी एक अल्फा डी था, एक आपका बीटा डी था। अब बच्चों, ध्रुवीय ध्रुवणकर्ता की वजह से जो आपने देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, वो ध्रुवीय ध्रुवणकर्ता की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप उसकी संरचना करते हो तो वो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? दक्षिण से वाम हो जाता है। तो दक्षिण से वाम होने का मतलब है कि आपके जो साइन आप लगाओगे वो आपके नेगेटिव लगाओगे। तो आप ये देखोगे कि जब हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो हम जब उसको अरेंज करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? वो दक्षिण से वाम वाली स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब दक्षिण का मतलब है कि कोई भी ग्लूकोज आपका D+ है और वाम परिवर्तित हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर आपका डेक्स्ट्रो नहीं रहा, वो आपका स्ट्रक्चर लीवो बन चुका है। क्लियर? अब इस डायसैकेराइड यूनिट्स में है ना, हम दो इंपॉर्टेंट शुगर की बात करते हैं, एक होता है आपका माल्टोज और एक होता है आपका लैक्टोज। दोनों ही इंपॉर्टेंट टाइप की आपकी शुगर है जो डायसैकेराइड की कैटेगरी में आती है। जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज आपकी मोनोसैकेराइड्स है, माल्टोज और लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब ये शक्कर आपकी दूध में पाई जाती है, ये दोनों ही शुगर्स कैसी हैं? ये दोनों शुगर आपकी डायसैकेराइड है। ओके, अब बच्चों डायसैकेराइड में मैंने बात की, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक हम माल्टोज के बारे में जानेंगे और एक हम लैक्टोज के बारे में जानेंगे। अब डायसैकेराइड्स में सुक्रोज आप जानते हो क्या होता है, तो बार बार हम सिर्फ सुक्रोज की हम संरचना देख लेंगे कि सुक्रोज को हम बनाते कैसे। तो एक शुगर हो गई आपकी सुक्रोज, एक हो गई आपकी माल्टोज, एक हो गई आपकी लैक्टोज। लेकिन आपने देखा कि जब हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे तो दोनों यूनिट आप लोगों को एक समान मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जब इनकी संरचना पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि दो अलग अलग यूनिट्स होंगी और दो अलग अलग यूनिट से आप देखोगे कि जो H2O होगा ना आपका, वो रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा और वो एक ऑक्साइड लिंकेज बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर हम उसको ग्लाइकोसाइडिक आबंध भी कह सकते हैं। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर दो परिवर्तित समूह होंगे, एक जैसे समूह अब नहीं होंगे। क्या होंगे? दो परिवर्तित समूह होंगे और वो रिएक्शन में से H2O को बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो वो क्या करेंगे? H2O को अभिक्रिया में से निष्कृत करेंगे, ठीक है, और निष्कृत करने पर ये बनाएंगे एक ऑक्साइड का बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक आबंध, जिसमें वाटर आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और वहां बनेगा आपका ग्लाइकोसाइडिक आबंध। क्लियर? तो देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है। तो बच्चों सुक्रोज के बारे में हमने क्या जाना? सुक्रोज आपका जो है वो एक आपका डायसैकेराइड यूनिट है। क्या है ये सुक्रोज? ये एक डायसैकेराइड यूनिट है। अब पता है आपको कि ये सुक्रोज है ना, जब आप इसका जल अपघटन करोगे तो आपको इक्विमोलर अमाउंट में C6H12O6 ही आपको देगा। तो सुक्रोज क्या होता है?
C12H22O11, ये आपका सुक्रोज होता है। क्या करना है इसका? जल अपघटन करना है। जल अपघटन करने पे क्या मिलेगा? C6H12O6, C6H12O6। अब इस सुक्रोज से जो आपको मिला है ना, वो आपको 2 इक्विमोलर यूनिट्स मिली है C6H12O6 की। तो एक जो होगा वो होगा आपका D प्लस ग्लूकोज, और एक क्या होगा? एक आपका होगा D माइनस फ्रक्टोज। तो कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सुक्रोज जो आपकी एक डायसैकेराइड यूनिट है, अगर आप उसका जल अपघटन करते हो तो जल अपघटन करने के बाद आपको इक्विमोलर अमाउंट में क्या मिलता है? ग्लूकोज में मिलता है, फ्रक्टोज में मिलता है। जो ग्लूकोज मिलता है वो आपका D प्लस ग्लूकोज होता है, जो फ्रक्टोज मिलता है वो आपका D माइनस फ्रक्टोज होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि अगर मुझे सुक्रोज का निर्माण करना है तो मुझे यहाँ पे 2 यूनिट्स चाहिए। कौन सी 2 यूनिट्स? एक तो मुझे चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? अल्फा वाला, आपको पता है अल्फा वाले में जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, उस पे HOH आता है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन का कार्बन ये है, HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OHH, ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा में ऊपर H आता है, नीचे OH आता है। बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं? फ्रक्टोज को अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो फ्रक्टोज का बीटा वाला स्ट्रक्चर है उसमें H ऊपर आएगा, CH2OH आपका नीचे आएगा। ठीक है। ये आपका फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से आपको ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हमने फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। जब आप देखोगे सुक्रोज का निर्माण होगा इन दोनों की बॉन्डिंग से, तो इसका जो है ये आपका फर्स्ट वाला कार्बन, और इधर से भी बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड वाला कार्बन दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पर H है, यहाँ पर आपका CH2OH है। तो यहाँ वाला कार्बन और यहाँ वाला कार्बन, यहाँ से जो आपका ग्रुप हटा है वो क्या फॉर्म करेगा? वो एक लिंकेज फॉर्म करेगा, और उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कैसा लिंकेज फॉर्म करेगा? ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करेगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को जब आप रिएक्शन करवाओगे तब आपका सुक्रोज का निर्माण होगा, और वो सुक्रोज का निर्माण इस ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा ही होगा। ये बंध आपका कैसे बना है? यहाँ पे आपका OH ग्रुप होता है, उसका हमने O ले लिया। यहाँ पर भी आपका ग्रुप होता है, उसका भी हमने O ले लिया, और यहाँ से जो हमारा H2O जो है वो हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और इस बॉन्ड में सिर्फ हमारे पास में ये क्या रह जाएगा? सिर्फ O रह जाएगा। तो ये कौन सा लिंकेज हुआ? ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ। और इसी तरीके से क्या होता है? सुक्रोज का यहाँ पर निर्माण होता है। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप की शुगर है वो है आपकी माल्टोस। ठीक है, माल्टोस की बात करेंगे। ये जो माल्टोस शुगर होती है ना, ये आपकी एक अपचयी शर्करा है। कैसी है? अपचयी शर्करा है। बनेगी कैसे? आपको यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की आपको 2 यूनिट्स लेनी पड़ेगी। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स लोगे ना, तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन होंगी, लिंकेज बनेगा, तब आपका माल्टोस शुगर का यहाँ पर निर्माण होगा। तो माल्टोस शुगर देखो कैसे बनती है। हमने लिया यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज की सेम यूनिट्स, 2 हमको सेम यूनिट्स लेनी है अल्फा डी ग्लूकोज की। तो ये हमारी माल्टोस शुगर कैसे बनेगी? यहाँ पर आएगा हमारा O,
ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। ठीक है, तो ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट ने लिंकेज किया। अल्फा डी ग्लूकोज को हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे हमारा HOH आता है। ठीक है, यहाँ HOH ग्रुप, यहाँ भी आपका HOH ग्रुप, दोनों ने कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया और आपका माल्टोज शुगर का निर्माण हुआ। फर्स्ट वाले कार्बन पे आपका HOH ग्रुप होता है, सेकंड पे HOH, थर्ड पे OHH, फोर्थ पे HOH और फिर होता है आपका CH2OHH। टोटल 6 कार्बन से मिलके आपका ये ग्लूकोज बनता है। तो दोनों की अल्फा डी ग्लूकोज की सेम यूनिट्स लेनी है और हमको किसका निर्माण करना है, यहाँ पर माल्टोज का निर्माण करना है। माल्टोज भी आपकी एक इंपॉर्टेंट शुगर है, इसको हम अपचयी शर्करा भी कहते हैं। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप की शुगर है ना, उसका नाम है यहाँ पर लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज। इस लैक्टोज को पता है हम क्या कहते हैं, इस लैक्टोज को बच्चों हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो माल्टोज के बाद हमारी जो नेक्स्ट शुगर थी उसका नाम है लैक्टोज, इसका नाम है दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ मिल्क शुगर, मिल्क में प्रेजेंट होती है ये लैक्टोज शुगर की फॉर्म में। अब आपको पता है कि हर चीज को बनाने के लिए आपको 2 यूनिट्स चाहिए। जैसे माल्टोज को बनाने के लिए हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, वैसे ही हमको इसको बनाने के लिए भी 2 यूनिट्स चाहिए। तो आप ये देखोगे कि अगर आपको लैक्टोज शुगर बनानी है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स, एक तो चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा चाहिए बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी शुगर को बनाने के लिए हमें कौन सा बायोमोलिक्यूल, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, याद रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने माल्टोज शुगर बताई थी, वहां मैंने बताया उसको बनाने के लिए आपको अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, लेकिन यहाँ आपको इसको बनाने के लिए ग्लूकोज तो बीटा डी चाहिए और दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए, बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में आपका क्या वेरिएशन आएगा। ग्लूकोज को तो आप जानते हो, HOH HOH OHH HOH CH2OH और H। डिफरेंस क्या होता है, जब मैं अल्फा बनाती हूँ तो H को ऊपर रखती हूँ, OH को नीचे रखती हूँ। लेकिन अब मेरे को ग्लूकोज कौन सा बनाना है, ग्लूकोज मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। तो बीटा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए OHH को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है बच्चों, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे आपका होता है OHH, यहाँ आता है HOH, यहाँ आता है आपका HOH, सॉरी थर्ड पे आता है आपका OHH, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आएगा OHH, फोर्थ पोजीशन पर वापस HOH, फोर्थ पोजीशन पर आएगा आपका HOH और फिफ्थ वाली पोजीशन पर आता है आपका CH2OHH। क्लियर है, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है, यही होता है। फर्स्ट वाली जो कार्बन की पोजीशन है ना, वहां पर OHH आएगा, बाकी स्ट्रक्चर आपका सिमिलर रहेगा। अब गैलेक्टोज में क्या अंतर है, देखो जो आपकी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है ना, वहां पर ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है ये भी आपकी एंटायरली डिफरेंट है। सेकेंड पोजीशन पर HOH है, थर्ड पे भी OHH है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो फोर्थ वाली पोजीशन है, हमारी ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन में HOH होता है, इसके यहाँ पर OHH है। फिफ्थ पोजीशन आपकी बिल्कुल ही सिमिलर है। तो ये होती है आपकी बीटा डी गैलेक्टोज और वो होती है बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आता है वो कार्बन नंबर 1 पे आता है या फिर आपका कार्बन नंबर 4 पे वेरिएशन आता है दोनों की स्ट्रक्चर में। तो 1 में देखो OHH वहां पर है, यहाँ पर भी OHH है, लेकिन यहाँ जो वेरिएशन है वो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर पर है, फोर्थ वाले कॉम्पो नंबरिंग पे है कार्बन की, यहाँ पर OHH है, यहाँ फोर्थ नंबर पे आपका HOH होता है। क्लियर, तो यहाँ पर जब आपका लिंकेज बनता है वो इसके कार्बन 1 से बनता है, इसके कार्बन 4 से बनता है। क्या एनालाइज करोगे आप कि जो लिंकेज बना, यहाँ भी OHH था, यहाँ भी OHH था, लेकिन जो लिंकेज बना वो 1 और 1 कार्बन में नहीं बनता है। जो आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो कौन से कार्बन में बनता है, एक फर्स्ट वाले के तो कार्बन नंबर फर्स्ट में और बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे। और जो वेरिएशन है वो वेरिएशन भी कहाँ है, सिर्फ पोजीशन 1 और 4 पे होता है। तो हमेशा बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से आपकी कौन सी शुगर बनेगी, आपकी जो शुगर बनेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका सेकेंड काइंड ऑफ शुगर आफ्टर माल्टोज।